गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत हम हमारे विचारक मैकियावेली का अध्ययन कर रहे हैं और आज की कक्षा में हम मैकियावेली द्वारा प्रदत्त विचार, राज्य के हितों की अभिवृद्धि का सिद्धांत या राज्य शिल्प के सिद्धांत या शासन कला के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आपको इस सिद्धांत को अच्छे ढंग से समझना है और ये समझने का प्रयास करना है कि मैकियावेली किसी राज्य के हितों में वृद्धि किस प्रकार से की जा सके तथा राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से किस ढंग से चलाया जा सके और शासन कला के सिद्धांत के रूप में अपने जो अलग अलग विचार प्रकट किए हैं इन सभी को हमें समझना है और उनके विचारों को आत्मसात करना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, मैकियावेली ने अपनी जो पुस्तक है प्रिंस में उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक शासक को अपने शासन व्यवस्था के संचालन में किस किस प्रकार के सूत्रों के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। ठीक है, और ये सभी कुछ शक्ति पर आधारित हैं और शक्ति पर आधारित होने पर ही वो सफलता प्राप्त कर सकता है, इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है। तो देखिए, प्रिंस के 18वें अध्याय में उन्होंने क्या क्या लिखा है। देखिए, एक एक करके सबका हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बताया है कि शासक को अधिकाधिक निरंतर शक्ति अर्जित करते रहना चाहिए। यानी जो शासक है उसको हमेशा दिन प्रतिदिन अपनी शक्ति में वृद्धि करते रहना चाहिए। उसको संतुष्ट नहीं होना है, उसको हमेशा उसके शासन कार्य व्यवस्था के संचालन में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में शक्ति कैसे प्राप्त की जा सके, उसका प्रमुख जो ध्येय है वो यही होना चाहिए कि मैं शक्ति कैसे अर्जित करूं। ठीक है, कोई भी शासक को संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि अब बस, यानी वो सावरनौला वाला शासक नहीं बनना है जो पादरियों पे या पादरियों के कहने पर वो सेना भी नहीं रखता था, अपने राज्य की सेना भी नहीं रख सकता था। तो सोचो कि राज्य की सेना विहीन राज्य हो तो कभी वो अपनी रक्षा कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसलिए स्पष्ट कहते हैं कि किसी भी शासक को अपने राज्य के किसी भी क्षेत्र में संतुष्ट नहीं होना है, उसको हमेशा नित्य प्रतिदिन अधिक मात्रा में शक्ति अर्जित करते रहते हुए रहना चाहिए या निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने पहली प्रमुख बात बताई है। दूसरा, शासक को हमेशा साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी चाहिए। बिल्कुल कह सकते हैं ये तो हमारी देन है, हमने इस हमारे चाणक्य महोदय ने मनु में ये बातें आपको वहाँ स्पष्ट झलकती हैं। तो इसलिए तो हमारे जो चाणक्य हैं अर्थात हमारे कौटिल्य हैं, उनकी तुलना मैकियावेली के साथ की जाती है। उनको मैकियावेली के साथ तुलना की जाती है क्योंकि मैकियावेली के विचार और चाणक्य के विचार एक समान थे। तो जिस प्रकार से चाणक्य कहा करते थे कि शासक को हमेशा साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी चाहिए, उसी प्रकार से मैकियावेली भी कहते हैं कि शासक को हमेशा साम दाम दंड भेद, यानी साम का तात्पर्य है मित्रतापूर्वक या कुछ पुरस्कार देके या सम्मान देके आप अपना काम, अपनी नीति को फलीभूत कर सकते हो। अगर साम से नहीं होता है, कुछ दाम ले देकर कुछ जो भी मूल्यवान धातु है या जो भी आपको दाम देके करना चाहिए। फिर तीसरा बताते भेद मतलब अगर साम दाम से भी काम नहीं बनता है तो उस राज परिवार में, उस शासन व्यवस्था में इस प्रकार का कलह कर दो ताकि खुद टूट के बिखर जाए। तो भी नहीं होता है तो लास्ट में उन्होंने दंड की बात की है, तो फिर आप उस पर आक्रमण कर सकते हो या उसको दंडित कर सकते हो, जैसे अनुरूप हो उसी अनुरूप आप व्यवस्था कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि शासक में ये चारों कला होनी चाहिए कि वो अपने हितों की पूर्ति के लिए साम दाम दंड भेद जैसी नीति को लागू करना उसके लिए अति आवश्यक मानते हैं। दूसरा, शासक को निरंतर युद्ध की तैयारी करते रहना चाहिए। शासक को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा निरंतर युद्ध की तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि इतिहास ही बताता है कि जिन देशों ने बिल्कुल एकदम युद्ध के प्रति ध्यान केंद्रित नहीं किया है और अपने सभी अस्त्रों शस्त्रों को सुरक्षित रखा है तो प्राय उनमें जंग लगी है और युद्ध में हारे हैं। इसलिए हमेशा अनवरत रूप से युद्ध की तैयारी जैसे आने वाले कल में ही युद्ध हो, इस प्रकार की तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण कर सकता है। क्यों कर सकता है, इतना ये जरूरी क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने बताया कि मानव कैसा है, दुष्ट है, दुराचारी है, अवगुणों से संपन्न है।
उसके अंदर सद्गुण नहीं है। इसलिए ऐसे मानव पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यकीन नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपको हमेशा युद्ध की तैयारी करते रहना चाहिए। अगला उन्होंने बताया है कि शांति काल में जनता के सामने बड़ी बड़ी योजना प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि जनता विद्रोह न करे। अब ये भी जरूरी है। क्या शासक हमेशा उग्रता बना रखेगा? क्या शक्ति अर्जित करता रहेगा? क्या युद्ध की तैयारी में अनवरत रहेगा? तो फिर अपने देश में शांति काल में जो जनता के कल्याण के काम कब करेगा? इसलिए ये भी जरूरी है कि जनता के सामने बड़ी बड़ी योजना लाएं, जनता को ये महसूस हो कि नहीं, वास्तव में शासक हमारे सुख दुख का भागीदार है, हमारे लिए कल्याण का काम करते हैं, हमारे लिए बहुत ही अच्छे शासक हैं। इस प्रकार का भाव अपने जनता के मन में होना चाहिए, तो शासक के लिए किसी प्रकार का आंतरिक विद्रोह से सामना न करना पड़े। नहीं तो क्या होता है कि शासक का ध्यान केवल बाह्य परिस्थितियों पर होता है, तो आंतरिक तौर पे वो विभिन्न प्रकार के विद्रोह का सामना करना पड़ता है। तो राज्य की बाह्य सुरक्षा तो क्या करें, आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए ये भी ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा उन्होंने अगला बताया कि शासक को क्षीण और लोमड़ी के गुणों को धारण करना चाहिए, अर्थात छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए उसे शेर होना चाहिए। आपने पिछली कक्षाओं में भी यह अध्ययन किया है कि शासक को दोनों प्रकार के गुणों से संपन्न होना चाहिए, लोमड़ी और शेर के जैसा साहस और लोमड़ी के जैसी चालाकी, दोनों उसके अंदर गुण होंगे तो ही एक अच्छे कुशल शासक के रूप में जाने जाओगे। ठीक है, तो पेरेटो भी यही कहते थे। पेरेटो जो अभिजनवादी विचारक हैं वो कहते हैं कि मैकियावेली को शेर और लोमड़ी की नीति को बल चातुर्य की नीति भी कहना बिल्कुल उपयुक्त समझ सकते हैं। ठीक है, बल का मतलब शेर, चातुर्य मतलब लोमड़ी, इस प्रकार से। अगली बात उन्होंने बताई है अपने हितों में वृद्धि करने की, वो ही बताई है कि शासक को सद्गुणी होना आवश्यक नहीं है, लेकिन सद्गुणों का दिखावा करना चाहिए। यानी एक आप समझ सकते हैं शासक को डबल कैरेक्टर में जीने के लिए प्रेरित करते हैं मैकियावेली। वो कहते हैं कि शासक को बाह्य स्तर पर सद्गुणी होने का दिखावा करना चाहिए, भले वो सद्गुणी नहीं है, दिखावा होना जरूरी है, प्रदर्शन उसको करना चाहिए कि वास्तव में राजा सद्गुणों से संपन्न है, भले ही वो नहीं हो। ये भी उन्होंने बताया। दूसरा, राज्य के जो कानून है उन कानून का कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि लोगों में जब तक डर होगा तब तक ही आप अच्छे ढंग से काम कर पाओगे। इसलिए डर का होना अति आवश्यक है। डर खत्म हो गया तो शासक की भी वो नहीं मानेंगे। शासक पर नियंत्रण, मतलब राज्य की जनता पर नियंत्रण रखने के लिए कठोर कानूनों का होना अति आवश्यक है, और उन कठोर कानूनों का पालन भी कठोरतापूर्वक कराना जरूरी है। ये ऐसा मैकियावेली स्वीकार करते हैं, मानते हैं। अगले उन्होंने बताया कि सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति बनाए रखना। देखो, आप बात घूम के फिर के हमेशा सैनिक शक्ति और युद्ध की स्थिति पर क्यों आती है? उसका पूरा ध्यान इस तरफ केंद्रित क्यों होता है? क्योंकि उसने स्वयं देखा है, महसूस किया है। इसलिए तत्कालीन समय का जो राज्यों का एक जो चरित्र हमें दिखाई देता है वो एक प्रकार से अराजकतापूर्ण दिखाई देता है। इसलिए उन्हें हर बात पर कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक शक्ति का विस्तार हो जाए, और जब सैनिक शक्ति का विस्तार होगा तो सैनिकों को युद्ध में अनवरत रूप से तैयार और तत्पर रहने के लिए उन्होंने स्थिति पर बल दिया। फिर उन्होंने राष्ट्रीय सेना के गठन का विश्वास किया कि सेना कभी भाड़े की नहीं होनी चाहिए, सेना किराए की नहीं होनी चाहिए। किराए के व्यक्ति को ला कर कहेंगे कि आप हमारे देश के लिए लड़े तो वो नहीं लड़ सकता। सेना हमारे देश की होनी चाहिए, राष्ट्रीय सेना होनी चाहिए, ताकि उसके मन में अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य के लिए बलिदान करने की भावना उमड़ती है। उसके अंदर एक प्रकार का राष्ट्रवाद पैदा होता है। किराए की सेनाओं में ये राष्ट्रवाद नहीं होता प्राय। बात स्पष्ट हुई। इसलिए राष्ट्रीय सेना के गठन की बात करते हैं। अब सावरनौला अपनी सेना गठन नहीं करता था, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि नहीं, बस बहुत बड़ी गलती हुई है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि सेना का गठन होना चाहिए और राष्ट्रीय सेना होनी चाहिए, अपने देश की सेना होनी चाहिए। किराए की सेना में विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आ भी जाए, ना भी आ जाए, और आ भी जाए तो जरूरी है कि वो इस प्रकार से बलिदान करे जिस प्रकार से प्राय राष्ट्रीय सेनाओं में होता है। आई बात समझ में? इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय सेना पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है। अगला जो है, आचरण भययुक्त हो लेकिन घृणित नहीं। ये राजा के आचरण की बात करते हैं कि राजा का जो आचरण है, राजा का जो व्यवहार है, वो भय से युक्त होना चाहिए, घृणित नहीं होनी चाहिए, घृणा से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। लोगों में भय हो, लोगों में डर हो, लेकिन लोग उससे घृणा करें ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। लोग उससे घृणित व्यवहार करें कि नहीं बहुत दुष्ट है, ऐसा इस प्रकार का नहीं। लोग उससे खौफ जरूर खाएं, लेकिन लोग उससे नफरत नहीं करें, लोगों में नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए।
इस प्रकार को उन्होंने बल दिया है। दूसरा, लोगों में भय है लेकिन घृणा नहीं है। इसका मतलब राजा को सम्मानपूर्ण आचरण करना चाहिए। सम्मानपूर्ण, समान आचरण नहीं, सम्मानपूर्ण आचरण की बात की है। शासक को शक्ति का प्रदर्शन भी समय समय पर करना चाहिए, क्योंकि इससे जनता में राष्ट्रीय भावना आती है। बिल्कुल स्पष्ट है। आज भी देखेंगे तो मैकियावेली के इस बात को कई राष्ट्र इस बात को भुनाते कि हमेशा अपने पास क्या शक्ति है, इस शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए दुनिया के सामने, राज्य के सामने, ताकि दुनिया को महसूस हो, ये संदेश जाए कि ये राज्य बहुत सक्षम है, इसके पास शक्ति है, ये जो चाहे वो कर सकता है, ये शक्ति संपन्न राज्यों में शुमार है। तो इसलिए जरूरी है कि राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। और इसी के साथ साथ अपने राज्य के अंतर्गत जो निवास करने वाली अपनी जो प्रजा है, प्रजा के अंदर भी एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है, एक राष्ट्र के स्वर में खड़े होने की भावना जागृत होती है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि शासक को हमेशा समय समय पर शक्ति का प्रदर्शन होने से जनता में राष्ट्रीय भावना आती है। राष्ट्र के विरुद्ध किसी प्रकार की भावना उनके अंदर नहीं पनपती है, हमेशा राष्ट्र के साथ खड़े होने की भावना पनपती है। अगली बात उन्होंने स्पष्ट की है कि शासक को किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं छीननी चाहिए। इसमें कथन है, देखो इन्होंने ये स्पष्ट किया है कि कुछ भी हो जाए, कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति को न छीने, क्योंकि उनका कथन आपने पहले पढ़ा था ना कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल जाता है परंतु उसके द्वारा दी गई संपत्ति को नहीं। कोई व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल जाता है लेकिन किसी को उधार दिया हुआ धन नहीं भूलता है मरते दम तक। इसका मतलब क्या है, उसको संपत्ति से भेद मोह है। इसे शासक को भी कहा है कि नहीं, व्यक्ति के लिए संपत्ति से बढ़कर कुछ नहीं होता है, तो प्लीज़ आप किसी व्यक्ति की संपत्ति को मत लूटो, संपत्ति पर अधिकार मत करो। ये बात स्पष्ट करते हैं। इसलिए आपको याद रखना है, उनका कथन भी भेद बहुत ही कई बार प्रयोग होता है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल जाता है परंतु उसके दी गई संपत्ति को नहीं भूलता। इसलिए शासक को ये बिल्कुल जिम्मेदारी दी है कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को नहीं लूटना चाहिए या उस पर अधिकार नहीं करना चाहिए। अगली बात स्पष्ट करते हैं कि पुरस्कार स्वयं अपने हाथों से देना चाहिए और दंड अधीनस्थों से दिलाना चाहिए। देखो, राज्य में दो ही बातें होती हैं, राज्य में पुरस्कार भी दिया जाता है और दंड भी दिया जाता है। जो राज्य विरोधी गतिविधि करते हैं, राज्य के खिलाफ काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को दंड देना भी जरूरी होता है। और जो राज्य के लिए अच्छा काम करते हैं, राज्य के सम्मान में कुछ काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कार भी देना जरूरी होता है। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि शासक को पुरस्कार स्वयं अपने हाथों से देना चाहिए। ये एक सम्मान की बात है, खुशी की बात है, एक अच्छे संदेश जाता है। लेकिन जब बड़े बड़े अपराधियों को इस प्रकार के दंड दिया जाता है तो राजा स्वयं न देकर अपने जो अधीनस्थ हैं उन अधीनस्थों के माध्यम से दिलाएगा तो राज्य में एक अच्छा संदेश जाएगा। नहीं तो फिर दोनों एक ही व्यक्ति करेगा तो इससे घृणा फैलती है। इसलिए पुरस्कार राजा देगा और दंड अपने अधीनस्थों के द्वारा देगा, ताकि लोगों के मन में अधीनस्थों के प्रति तो एक घृणा हो सकती है लेकिन राजा के प्रति नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला उन्होंने स्पष्ट किया है योग्य मंत्रियों का चयन और परामर्श। आप देखिए, किसी भी शासन व्यवस्था या किसी भी राज्य के अस्तित्व का निर्भर उस राज्य के मंत्रियों के चयन और उनके परामर्श पर निर्भर है। यह नहीं कहने का तात्पर्य योग्य मंत्री होंगे तो शासन व्यवस्था भी अच्छे ढंग से चल पाएगी। मंत्रियों द्वारा अच्छा परामर्श दिया जाएगा तो निर्णय लेने में भी अधिक कुशलता रहेगी। इसलिए राज्य के कुशल शासन व्यवस्था के संचालन में योग्य मंत्रियों का अति आवश्यक है। वही उसकी एक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका या भागीदारी निभाते हैं। इसलिए हमेशा योग्य मंत्रियों के चयन और परामर्श पर बल दिया है मैकियावेली ने। अगला जो स्पष्ट किया है वो बताया है कि चापलूसों से दूर रहना। ये मैकियावेली कहते थे कि शासन व्यवस्था में हमेशा चापलूस प्रवृत्ति के लोग हमेशा राज्य को गर्त की तरफ ले जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शासक को ऐसे जो चापलूस प्रवृत्ति के जो कुछ हैं उनको दूर रखना चाहिए। शासन व्यवस्था के संचालन में ऐसे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगला उन्होंने बताया कि मितव्ययता लेकिन साथ ही उदारता।
यानी राज्य के शासन व्यवस्था के संचालन में, राज्य के कल्याण में, राज्य के युद्ध की तैयारी में, राज्य के लिए जो भी कार्य करना पड़े उन कार्यों में ये ध्यान रखना चाहिए कि खर्च है वो मितव्ययता के साथ होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उदारतापूर्वक भी जरूरी है। इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। अगली बात बताते हैं कि शासक को स्वयं आर्थिक व्यापारिक कार्य नहीं करना चाहिए। यानी आप देख सकते हो कि जो राज्य में उत्पादन संबंधी, व्यापारिक संबंधी या आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं तो वो राज्य की प्रजा करे, शासक स्वयं नहीं करे। अगर शासक स्वयं करेगा तो फिर वो अपने हितों की पूर्ति में लग जाएगा, फिर वो शासक में और एक व्यापारी में और एक प्रजा में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए शासक स्वयं को अपनी आर्थिक गतिविधियाँ नहीं चलानी चाहिए, ये बात बताई है। अगली बात उन्होंने बताई है, कहते हैं कि जीते हुए राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वहाँ से केवल कर लेने तक सीमित रहना चाहिए। अब देखो, जब सेना की तैयारी की बात करते हैं, युद्ध की तैयारी की बात करते हैं, अपनी राष्ट्रीय सेना की बात करते हैं तो स्वाभाविक युद्ध होंगे। अब युद्ध करके किसी राज्य पर आपने अधिकार कर लिया तो जिस राज्य पर अधिकार किया है उस राज्य के लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि केवल वहाँ से कर लेना चाहिए, टैक्स लेना चाहिए, उसके आंतरिक मामलों में आपको दखल अंदाजी नहीं करनी है। जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो, आपको वहाँ से केवल टैक्स उगाना है और कुछ नहीं करना है। आई बात समझ में? साथ में अगली जो उन्होंने बताई अपने जो राज्य के हितों में वृद्धि के सिद्धांत में, वो बताया कि कला एवं साहित्य में रुचि, कला एवं साहित्य में रुचि ये जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का अपना एक सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। साथ ही उन्होंने इसके साथ साथ निपुणता और योग्यता को भी प्रोत्साहन दिया है कि जो कार्यकुशल हैं, योग्य हैं, उनको आगे बढ़ाने का अवसर, उनको मौके मिलने चाहिए। तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में भी उन्होंने प्रभावी ध्यान केंद्रित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो भी राज्यों का जो घटनाक्रम होता है उसमें शक्ति संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अगर जिस क्षेत्र में बढ़ावा दे रहे हैं तो हमको भी उस क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित करके विकास करना जरूरी होता है ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे। अगला उन्होंने लास्ट में ये बताया है कि जो विजित राज्य की जो जनता है, अर्थात जिन राज्यों पर आक्रमण करके उस राज्य को जीता है, तो जीते हुए राज्य के नागरिकों से भी मित्रतापूर्ण संबंध होना जरूरी है। अर्थात विजित राज्यों की जनता से भी मैत्री होना अति आवश्यक स्वीकार करते हैं। उन राज्यों से भी एक मैत्री होगी तो किसी प्रकार का उपद्रव, किसी प्रकार से विद्रोह की भावना नहीं होगी और एक अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था में और राज्य के अपने हित हैं उनकी पूर्ति करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इन विभिन्न प्रकार के सुझावों के माध्यम से मैं केवल ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक राज्य अपने हितों में किस प्रकार से वृद्धि करे, अर्थात शासन कला को एक कुशल ढंग से बढ़ाने में किस प्रकार से भूमिका निभा सकते हैं, जो एक राज्य को, एक शासक को करना चाहिए।